हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेड फोर्ट लाल किला से जो स्पीच दी है 15 अगस्त को। तो स्पीच काफी लंबी थी और मोदी जी फेमस हैं भाषण देने के बारे में। तो मोदी जी की ये 10वीं स्पीच थी। इससे पहले मोदी जी 9 बार स्पीच और भाषण दे चुके हैं लाल किला से। तो लाल किला से मोदी जी की ये 10वीं स्पीच बहुत हिस्टोरिकल रही है, क्योंकि मोदी जी ने इसमें जो बातें कही हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले कि जब मोदी जी स्पीच देते हैं, कोई सी भी स्पीच देते हैं वो, तो हमेशा एक नए सूट बूट में आते हैं और टर्बन जो उनकी पगड़ी है वो हमेशा डिफरेंट होती है। तो इस बार की जो पगड़ी थी, इस बार की जो टर्बन थी मोदी जी की, वो थी राजस्थान की टर्बन, राजस्थान की पगड़ी। तो मोदी जी की ये 10वीं स्पीच थी, 10वीं भाषण था रेड फोर्ट लाल किला से। तो मोदी जी की जो ये स्पीच थी, इसकी जो एक मेन थीम होती है हर स्पीच की, तो ये इस वाली स्पीच की जो थीम थी वो थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो आपको मालूम होगा कि मोदी जी अपने कपड़ों के लिए, अपने फैशन के लिए, अपने लाइफ स्टाइल के लिए और अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं और बहुत दमदार बोलते हैं। तो मोदी जी ने जो स्पीच दी है, ये 90 मिनट की स्पीच, यानी काफी लंबी स्पीच और काफी लंबा भाषण था। और सबसे बड़ी स्पीच का रिकॉर्ड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम है, वो है 94 मिनट्स। तो सबसे छोटी स्पीच जो दी है 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट लाल किला से, वो है जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने 24 मिनट्स की स्पीच दी है। और सबसे लंबा भाषण, जो सबसे लंबी स्पीच दी है, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो ये तो थी जनरल नॉलेज जो मैंने आपको शेयर कर दी। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे, जिसके बारे में आपसे मुझे बात करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो भाषण दिया, उसके अंदर जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात जो प्राइम मिनिस्टर ने उठाई अपने भाषण के दौरान, वो है कि मणिपुर वायलेंस। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, जो हिंसा हुई, आप सबने देखी, हमने देखी, जमीन और आसमान ने देखी कि वहां पर किस तरह से इंसानियत का कत्ल हुआ, वहां पर किस तरह से दरिंदगी दिखी है और एक दूसरे के लिए एक अपना हैवानियत पना दिखाया है। तो इस पूरा देश कहीं ना कहीं बौखला गया। पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं इससे बेचैनी थी। अपने देश के अंदर लोग अपने आप को मार रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं और रिफ्यूजीज की लाइफ जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद खबर थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि मणिपुर के साथ पूरे देश की जनता है, पूरा देश मणिपुर के साथ है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और भी कड़े शब्द यूज करने थे। जैसा कि वो जब बोलते हैं टेररिज्म के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ जब बोलते हैं वो, तो उनका 56 इंच का सीना दिखता है हमें। लेकिन जब वो मणिपुर के बारे में उन्होंने बात की रेड फोर्ट लाल किला से, तो वो 56 इंच का सीना नहीं दिखा, कुछ दबे दबे से, सहमे सहमे से दिखे। और उन्होंने बहुत नॉर्मल वर्ड में वो बात कही और खत्म कर दी। आई दूसरा मुद्दा जो उन्होंने बताया कि करप्शन, देश के अंदर करप्शन को खत्म करना है और मैं करप्शन को खत्म करने के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। ये वर्ड मोदी जी ने यूज किए। आपको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पिछले 10 सालों से रेगुलर रूल कर रहे हैं इंडिया में, और उन्हीं की सरकार है और बहुमत की सरकार है। उसके बावजूद वो करप्शन की बातें कर रहे हैं। तो अच्छी नहीं लग रही हैं बातें, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर काफी प्रेशर था, इसीलिए उनसे आप देख रहे होंगे स्लिप ऑफ टंग भी बहुत जगह हुआ है स्पीच में। उसके ऊपर बहुत सारी मीम्स बनी है, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलना कुछ चाह रहे हैं और मुंह से कुछ निकल रहा है, वर्ड्स अलग ही प्रोनाउंस हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि 2024 का किस लेवल का प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर। कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। उन्होंने बातें जो की हैं, वो बातें वो घिसी पिटी बातें हैं, जिनको सुन सुनकर अवाम और हम सब और आप सब थक चुके हैं। हमें बहुत नए मुद्दे चाहिए, न्यू पॉलिसीज चाहिए, न्यू आइडियाज चाहिए, क्योंकि हमें न्यू इंडिया बनाना है। तो हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए लोगों के अंदर भी, कि हम सिर्फ चीजों को अंधभक्ति के साथ ना जाएं, आंख बंद करके ना देखें, लोगों को देखें कि लोग किस तरह के आपके सामने मुद्दा रख रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हीं को अपना कीमती वोट दें। फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई और दूसरी पार्टी है। फर्क इससे पड़ता है कि अपने देश को आगे ले जाना, अपना देश नीचे नहीं जाना चाहिए। देश सबसे ऊपर है। तो इसके अंदर मोदी जी ने करप्शन की बात की, जो मेरे बिल्कुल हजम नहीं हुई, मुझे अजीब सी बात लगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया इस चीज के लिए। उसके बावजूद पूरा देश ने लाइन में लगकर मोदी जी का साथ दिया और अब भी करप्शन नहीं खत्म हो रहा है। तो कैसे खत्म होगा करप्शन? तो मोदी जी पहले तो वो बता दें, अपनी वो पॉलिसी बताएं कि मैं इस तरह से करप्शन खत्म करूंगा, इसलिए मुझे 2024 में वोट दिए जाएं और मुझे तीसरी बार फिर से जीत मिल जाए और मैं लोगों का ट्रस्ट
दोबारा से जीत पाऊं और करप्शन को मैं खत्म कर पाऊं, या तो इस तरह की कोई पॉलिसी बताएं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उन्होंने पूरे भाषण 90 मिनट में कोई पॉलिसी बताई है। सिर्फ इतना बताया कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं और मैं करप्शन के लिए लड़ता रहूंगा। तो ऐसे तो सारे नेता लड़ रहे हैं, ना तो करप्शन कभी खत्म हुआ और ना अभी खत्म होने वाला है, ना दिख रहा है हमें कि करप्शन खत्म होगा देश से, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद बताया जा रहा है कि करप्शन बढ़ा है, घटा नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात उठाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, वो है परिवारवाद को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर के पार्टीज में उनका सीधा सीधा निशाना था कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि उनकी ऑपोजिशन पार्टी जो है, उनका जो ऑपोजिशन है वो कांग्रेस ही है। देश में दो ही पार्टी है नेशनल जो इतने बड़े लेवल पर हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। तो इलेक्शन भी आ रहा है 2024 का, तो उन्होंने सीधा निशाना तारा है कहां पर, कांग्रेस के ऊपर, के नेपोटिज्म के मैं सख्त खिलाफ हूं, मैं नेपोटिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं पॉलिटिक्स में। तो हम तो चाहते हैं कि नेपोटिज्म किसी भी फील्ड में नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में क्यों। तो मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझाता हूं इसकी। कांग्रेस के अंदर आप जब टॉप के लेवल को देखोगे तो आपको लगेगा कि एक फैमिली है जो रूल आउट कर रही है पूरे इंडिया को, वो है कांग्रेस, यानी गांधी, राइट। तो गांधी के अंदर जब जाएंगे आप, गांधी फैमिली आपको टॉप पे दिखेगी, बट जब नीचे आएंगे आप किसी भी स्टेट के सीएम को उठा लें, वो उनकी फैमिली से कहीं तक बिलोंग नहीं करता है। एक बैलेंस दिखता है उनकी पॉलिटिक्स में और उनकी सोच में, उनके विचार में, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जहां तक मुझे लगा है अब तक। क्योंकि उनकी जब गवर्नमेंट थी उसमें भी परेशानियां रही हैं, हमेशा चैलेंजेस रहे हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट लोग हैं, तो परेशानियां आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बट लेकिन फिर भी एक बैलेंस दिखता है। बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी के बारे में आपको बता दूं तो टॉप लेवल पे आपको लगता है कि कोई भी बंदा फैमिली के साथ नहीं बैठा हुआ है, मतलब सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन जब हम मिनिस्टर्स को देखेंगे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखेंगे जो बीजेपी के अंदर हैं, जो रूल कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर है। पूरी की पूरी फैमिली एक ही पार्टी को सपोर्ट करती है, पूरी की पूरी फैमिली के पास कुछ ना कुछ पद है, कुछ ना कुछ पोस्ट है। तो ये नेपोटिज्म नहीं तो क्या है। लेकिन कांग्रेस का नेपोटिज्म टॉप से दिख रहा है, बीजेपी का नेपोटिज्म जो है वो इनसाइड नेपोटिज्म है। तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। तो उसकी वजह से जो स्पीच दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा वो परेशान थे, उनके ऊपर प्रेशर था, इसीलिए उनसे स्लिप ऑफ टंग्स भी बहुत जगह पे हुआ है, बहुत जगह पे उन्होंने कुछ इधर उधर की बातें बोली हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि उनके ऊपर 2024 का बहुत ज्यादा प्रेशर था। उन्होंने एक बात कही हेल्थ योजना को लेकर के, लोगों के पास बहुत सारा पैसा हमने दिया, लोगों ने ट्रीटमेंट कराया, खास तौर से उसमें जो है नीचे तबके के लोग थे, नीचे क्रम के लोग थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में जितना बड़ा करप्शन हुआ है शायद ही दूसरे सेक्टर में हुआ हो। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने ये नहीं बताया कि करप्शन कितना खतरनाक हुआ, सिर्फ इतना बताया कि स्कीम बहुत अच्छी बनाई हमने और स्कीम से सारे देशवासियों को फायदा पहुंचा। तो पहुंचा होगा कुछ लोगों को, लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं पहुंचा होगा जितने बड़े स्केल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया। क्योंकि हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन की न्यूज भी आई है, खबरें भी आई हैं और आपने भी सुनी होंगी। तो जब किसी सेक्टर में इतना बड़ा करप्शन हो रहा हो तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लोगों को वो चीज बहुत अच्छे से पहुंची है और उस स्कीम से लोगों को लाभ मिला है और बेनिफिट मिला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मोदी जी ने बोला अपनी स्पीच के बीच में कि महंगाई को हम बैलेंस में करेंगे, महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, महंगाई को हम और बढ़ने नहीं देंगे। और उन्होंने एक एग्जांपल दी कि जिस तरह के हमारे देश में नेट यानी इंटरनेट बहुत फ्री है, लगभग बहुत सस्ता है, ऐसा बताया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं कि HD फुल HD और 4K में जब आप कंटेंट देखोगे, शिफ्ट होगे SD से फुल HD से 4K में जाके, तो आपका जो 1.5 GB या 2 GB डेटा मिलता है वो कितना जल्दी फिनिश और खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलता है। तो कभी कभी मुझे खुद और कई लोगों को 2-3 बार GB जो है वो परचेज करनी पड़ जाती है, डेटा खरीदना पड़ जाता है। तो कितना महंगा डेटा है वो आप देख लें, क्योंकि उसको उस एंगल से दिखाया जाता है कि हमें सिर्फ 300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ रहा है, बाकी देखो पूरा महीना चल रहा है। लेकिन जब कंटेंट पे जो दिखाया जा रहा है, जो कंटेंट देखने जाते हैं, तो वहां पे भी सिर्फ लिमिटेड नेट मिल रहा है, सिर्फ 1.5 GB 2 GB। तो उस लिमिटेशन को आप देखो कि बंदा को 6 GB और 9 GB और 10 GB से भी काम नहीं चल रहा है पूरे 24 आवर्स में। इतना डेटा कंजप्शन हमारे देश के अंदर है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। तो इंटरनेट ये सस्ता नहीं है, बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हमें चीजों को दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर का मुझे ये लॉजिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और महंगाई को बैलेंस में बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2014 के अंदर पहली बार सरकार में आए और इन्होंने सबसे पहले गैस सिलेंडर, जिस गैस से गरीब की रसोई चलती है, जिस गैस पर गरीब के बच्चों का खाना बनता है, उस गैस को
300 से डायरेक्ट 1000 से भी ऊपर इतना महंगा कर दिया। आज की डेट में आप देख रहे हो कि गरीब बंदा गैस परचेज भी नहीं करता है, वो चूल्हे में रोटी पकाने के लिए मजबूर है। तो इतनी बेसिक चीज जिससे हमारा गरीब कहां से खाना बनाएगा? जो लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, जो लोग रोडों पे रहते हैं, जो लोग फ्लाईओवर्स के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो कैसे मतलब गैस को परचेज करेंगे? कैसे गैस पे अपने बच्चों के लिए रोटी पकाएंगे और कैसे अपने रसोई के अंदर खाना पका पाएंगे अपने बच्चों के लिए? जबकि कहां 300 रुपए और कहां आज 1100 1200 और उससे भी ऊपर जा रहा है गैस सिलेंडर। पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं है। प्राइस हर चीज के बढ़े हैं, घटे नहीं है। इसका रीजन है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग हो गया, यानी 7% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन हमारे देश में आ गया है। जब इन्फ्लेशन घटेगा तभी चीजें कंट्रोल में आएंगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसी का रीजन है कि आपने देखा होगा टमाटर भी हमें 200-250 रुपए का परचेज करना पड़ रहा है, तो गरीब आदमी तो सब्जी खाने से भी दूर हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि हमने महंगाई को कहीं ना कहीं रोका है, महंगाई को बैलेंस में रखा है। तो ये बात और जो रियलिटी देख रहे हैं ये बात मैच नहीं कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को महंगाई पर बैलेंस की बात करने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि उन्होंने गैस सिलेंडर जैसी चीज को 300 से 1000 से ऊपर का महंगा कर दिया उनकी सरकार होते हुए। तो हमारे देश के अंदर 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, यानी 20% ओनली सिटीज में रहते हैं। तो जो लोग गांव देहातों में रहते हैं वो कैसे परचेज करेंगे गैस सिलेंडर को? तो कुछ बोलने से पहले कुछ चीजें मैं समझता हूं कि ड्रॉ कर लेनी चाहिए, कुछ चीजों के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए जब आप इतना बड़ा भाषण या इतनी बड़ी स्पीच देने जा रहे हैं रेड फोर्ट से। क्योंकि आज की डेट में लोग पागल नहीं है, लोग ऐसे नहीं है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। तो प्लीज हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप लोग भी 2024 को आने से पहले अपने नेता के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपने बारे में सोच सकते हैं कि हमें किसको वोट करना है, या गैस सिलेंडर को 2000 तक पहुंचाना है या गैस सिलेंडर को वापस 300 या 400 पे लेकर आना है। यह आपकी मर्जी है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बातें की हैं वो हवा की ज्यादा लग रही हैं, ग्राउंड की कम लग रही हैं। तो ये थे वो कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, जिसके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या जो बातें डिस्कस की गई हैं, जो बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोली हैं, आप उन बातों से कितना सहमत हैं और कितना सहमत नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने जो आपके सामने रखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल टेंशन दिख रही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फेस पर। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भाषण दिया है रेड फोर्ट से, तो बिल्कुल एकदम क्लियर था कि उनके ऊपर किस लेवल का टेंशन है, किस लेवल का उनके ऊपर प्रेशर है 2024 के इलेक्शन को लेकर। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए कि हमें सोचना पड़ेगा अपने वोट को लेकर, अपने नेता को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर। हमें सिर्फ इसलिए वोट नहीं देना है कि ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं, हमें सिर्फ इसलिए वोट नहीं देना है कि ये बंदा सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। देश की बात कौन करता है, हमें उसके लिए वोट देना है। सबको जोड़ने की बात कौन करता है, सबको एक साथ चलने की बात कौन करता है, सबको एक साथ रखने की बात कौन करता है, हमें उनको पहचानना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा और उन्हीं के लिए वोट करना पड़ेगा। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो, मेरा एक एनालिसिस। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।